ज़रा हटके में खुश आमदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। बलूचिस्तान में मच के इलाके में कल एक डेडली कोऑर्डिनेटेड सुसाइड अटैक हुआ है। ISPR ने अब कंफर्म किया है कि इसमें 18 जानें गईं, दहशतगर्द भी मारे गए। इसकी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान का जैसा भी है एक इंतखाबी मंजरनामा है, थोड़ा उसको भी जांचेंगे कि वहाँ पे हो क्या रहा है। वहाँ पर इसमें मैं ये भी इजाफा करूँ कि सिब्बी में जी, सिब्बी की भी बात करेंगे। वहाँ पे भी आज एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। गज़ा की भी बात होगी। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस्लामाबाद से। जो आज ख़बर आई वो आपने देख भी ली होगी। पाकिस्तान एक बहुत ही हमारा एक बदकिस्मत मुल्क है जहाँ पे लगभग हमारे पिछले 20-30 साल में हर प्राइम मिनिस्टर को जेल जाना पड़ता है, केसेस भुगतने पड़ते हैं। आपको याद होगा 2018 में मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ क्या हुआ, और अब इमरान खान साहब की बारी है। आज एक अदालत ने उन्हें 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। मामला है साइफ़र का। हम जानते हैं कि ये केस जो है काफ़ी अरसे से चल रहा था। बानी PTI को पिछले साल तोशाखाना केस में ऑलरेडी एक सज़ा हो चुकी है जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई थे। लेकिन आज का जो फ़ैसला आया उसमें उनके जो डिप्टी हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, अब उनको भी सज़ा हुई है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं इलेक्शन लड़ने से। इलेक्शन से ये जो 8 फरवरी को हो रहा है उससे चंद रोज़ पहले इस फैसले का आना, कई सारे सवालात उठ रहे हैं। जिस तरह का ये ट्रायल था उस पर भी काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। PTI ने इसको शैम ट्रायल करार दिया है, इसको डिसमिस किया है। और इमरान खान साहब के वकील हामिद खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया है और सदा की है कि इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। वो सत आप देख रहे थे BBC में आज काफ़ी दिलचस्प अहवाल है कि आज हुआ क्या कोर्ट के अंदर। हाँ, आप लोगों को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब याद है? जनाब जी, वो मंज़र याद है कि वो ऐवान का इजलास हो रहा है, कासिम सूरी साहब आते हैं और पढ़ के सुनाते हैं कि जी जो तहरीक अदम एतमाद है वो मुस्तरद हो गई, और उठ के निकल लेते हैं जी। और उसके बाद फिर जो आपको पता है। अब मुझे एक वाक़या याद आ रहा है याहिया ख़ान के ज़माने का। उस ज़माने में बड़ा मशहूर हुआ था कि जी अदालत में मुलज़िम पेश हुआ और उसने जनाब तकरीर शुरू कर दी। अब जो खुसूसी अदालत बैठी थी उसके चीफ जज ने कहा, घड़ी देख के कहा, छेती करो असी सज़ा भी सुनानी है। ये बड़ा उस ज़माने में मशहूर हुआ था। तो हंसने की कोई बात नहीं है इसमें यार। आज जो है क्या करें, रोए वही है। रोज़ हमारे मुल्क में नए नए तमाशे होते हैं यार। आज ये दोनों वाक़यात अभी मैं जो प्रोसीडिंग सुना रहा हूँ उससे आप शायद अंदाज़ा लगा लें। हुआ है ये शहजाद मलिक ने BBC के जो रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर, उनकी रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि एक तो कोर्ट में 3 से ज़्यादा सहाफ़ियों को कभी जाने की इजाज़त नहीं मिली। तो एक सहाफ़ी रिजवान काजी आज की समात में मौजूद थे और एक जहल अहलकार से भी शहजाद मलिक की बात हुई। तो हुआ ये कि अदालत लगी और जज साहब ने जो मरकज़ी मुलज़िम थे इमरान ख़ान, उनको कहा कि वो रोस्टम पे जल्दी से आए। खान साहब ने कहा कि जज साहब जल्दी आपको है, मैंने तो जेल में ही रहना है। अब ये गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, जो बात है, जज ने पूछा आप दफ़ा 342 के बयान पे दस्तखत करेंगे? इमरान खान ने पूछा 342 क्या होता है? तो जज साहब ने कहा कि कानून के मुताबिक अदालत आपको सवालात के जवाब देने का मौका दे रही है। इमरान साहब ने कहा कि वो अपना जवाब खुद लिखना चाहते हैं। तो जज साहब ने कहा कि ये बैठे हुए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर साहब, डिक्टेट करें छेती हाँ बयान लिखो। अच्छा, नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है 342 के बयान की कि 36 सवाल का ये सवालनामा 36 सवाल पर मुश्तमिल था। तो मुलज़िमों को वक्त दिया जाता है कि सोचें, समझें और उसे फिल करें। और उसके बाद जो वकलाए सफाई और इस्तगासा हैं वो भी अपना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देते हैं। एक रिवायत ये है। तो इन्होंने कहा जी जल्दी से आप जो हैं वो बयान रिकॉर्ड करवाएं। अच्छा, खैर खान साहब ने बयान जो है रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि साइफ़र उनके दफ्तर में था और उसकी जो तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। और मैंने जो कागज़ लहराया था जलसे में वो साइफ़र की पैराफ्रेज कॉपी थी। अब पैराफ्रेज कॉपी क्या होती है? मतलब उसका लुब्बे लुबाब था, वो ओरिजिनल साइफ़र नहीं था।
तो उन्होंने कहा कि मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि जी साइफर की गुमशुदगी की बात हो रही है तो इस मामले की तहकीकात करवाएं। तो जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि साइफर का तो कोई वजूद ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो साजिश है वो जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू जो अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के अहलकार हैं उन्होंने मिलकर रचाई थी। और 22 अगस्त को ऐवान सदर में मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई जिसमें जनरल बाजवा ने कहा कि साइफर पे बात नहीं होगी। हाँ। ठीक है। अच्छा, बयान के बाद जज ने पूछा खान साहब साइफर कहाँ है? हाँ। मेरा एक सादा सा सवाल है, ये साइफर कहाँ है? साइफर कहाँ है? मैनू की खान ने कहा कि जी उन्होंने अपने बयान में लिखवा दिया है कि साइफर का मुझे नहीं मालूम। जज ने फिर दूसरे मुलजिम यानी शाह महमूद कुरैशी साहब को रोस्ट्रम पे बुलाया और कहा कि अदालत 10 साल कैद की सज़ा सुनाती है। अब वो हक्का बक्का मुलजिम नंबर 2 के भाई साहब मेरा तो जो है वो बयान 342 का हुआ ही नहीं, तो ये क्या है? इतनी देर में जज साहब जो है उठ के चले गए, वो उठ के जा चुके थे। अच्छा, मज़े की बात है कि दोनों को जो आवाज़ नहीं आ रही, सॉरी, कड़क दोनों को जो वकील फराहम किए गए थे रियासत की तरफ से, उन्होंने भी चैलेंज नहीं किया कि जज साहब दूसरे मुलजिम का भी बयान प्लीज़ ले लें। लेकिन ये हुआ वहाँ सिलसिला। अच्छा, ये कल रात से नज़र आ रहा था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए कि कल बड़ी लंबी समाअत हुई थी और शाह महमूद कुरैशी तो रहे कमरे अदालत में, लेकिन खान साहब जो है 1 मिनट के लिए आए और उन्होंने कहा जज साहब मेरी हाज़िरी लगाएं, मैं इस अदालत में नहीं बैठना चाहता, मुझे पता है कि मैच फिक्स है। अच्छा, और उससे भी पहले जो है वो उन्होंने खान साहब ने कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि भाई आपके जो वकील हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो वो जो आपको याद होगा ना कि इलेक्शन कमीशन का जो फंड केस था उसको भी लंबा घसीटा था कि जी आज वकील का ये हो गया और चैलेंज कर दिया फलाना, तो यहाँ शायद ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा जी कि वो मेरे जो वकील हैं वो इलेक्शन मसरूफियात के सबब पेश नहीं हो रहा है। तो फिर कोर्ट ने कहा चले जी हम आपको 2 वकील देते। तो आज जो दोनों वकील हैं वो भी चुप रहे। लेकिन मैं जो रिएक्शन देख रहा हूँ सुबह से अब तक, कोई इस फैसले की हिमायत करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ना कोई दानिश्वर, ना कोई वकील, कोई भी। एक तो सहाफ़ी मैंने देखे, एक तो सहाफ़ी यार मुझे उनका कहना है शायद कि देखें ये कम है, 10 साल कम है, तो कम है, 10 साल क्या होता है, और ज़्यादा देना चाहिए। हाँ, आपका मुकम्मल हो गया? अच्छा, तो अब देखिए, अभी एक बड़ी मज़ेदार बात है कि पूरे दिन जो तज्ज़िये हुए हैं उसमें एक बहुत एक कानूनी पहलुओं को उठाया गया है कि जी इस दफ़े के मुताबिक और ये और प्रोसीजर। यार कौन सा कानून कौन सा प्रोसीजर? ठीक है, अगर खुली खुली बात हो तो यार आप जब छेती करो। नहीं, ये भी उन्होंने बात की ना यार, फैसला सुनाना है बस जल्दी। देखो और क्यों सुनाना होता है, देखिए अगेन जब आपने किसी को निकालना है तो आपको कोई मिल जाएगा कि यार इसने 2018 में 5,000 रुपए टैक्स की अदम ब्लैक लॉ डिक्शनरी, उसमें आपको उम्र कैद भी मिल सकती है। जब किसी को बचाना होता है तो आपके लिटरली 100 खून माफ भी हो सकते हैं। दिन दिहाड़े आप मशीन गन उठा के किसी यतीम खाने में 100 बच्चों को मार दे, कहेंगे कोई मसला नहीं सर, आप तो अब ड्राई क्लीन हो गए हैं। जब किसी को नॉकआउट करना होता है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, और ये जो सारी बातें हैं अब हम देख रहे हैं, हम कह सकते हैं यार कि ये कितना एक अजीब तरीका है, ये तो आपने बड़ा कमजोर गेम खेली है। जब ये आगे जाएगी किसी भी कोर्ट में, या हो सकता है कि आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद जब हवा का रुख बदलेगा इसको चैलेंज किया जाएगा, तो ये तो एकदम सब क्लियर हो जाएगा। तो सर मकसद भी तो यही है ना। 8 फरवरी तक तो नहीं हो रहा ना, 8 फरवरी तक तो नहीं हो रहा, और मकसद भी यही है कि नफ्सियाती जो है, जो भी अगर पीटीआई के लोग जो भी सोच रहे हैं उनको और डिमोरलाइज किया जाए कि खान साहब फिलहाल एक लंबे अरसे के लिए डिमोरलाइज होंगे, आपके ख्याल है, या मजीद मोरलाइज? फर्क तो पड़ता है। आपको क्या लग रहा है? फर्क तो पड़ता है ना, मतलब ये ख्याल है और गुस्सा होगा यार, मतलब हो सकता है। लेकिन अच्छा, इसमें देखें अगर हम थोड़ा सा स्टेप बैक करके इसको देखें कि ये ऑब्वियसली जो कुछ हो रहा है ये किसी भी लिहाज से इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा था कि आज से 2 साल पहले जो आपने हवाला दिया कि जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने अपना सारा वक्त जो है, सारी तवज्जो इसी पे रखी कि मुझे मुखालफिन को जेल में डालना है, केसेस में उलझाना है, नैब हो, FIA हो, फलाना हो, सब वो चलता रहा। उसके बाद जब ये वाला जो आपने हवाला दिया, जब तहरीक अदम एतमाद भी आ रही थी, उससे पहले भी ये सारे अपने अपोनेंट्स को गद्दार कह चुके थे। लेकिन उस वक्त आपको याद होगा एक करारदाद भी पास करने की कोशिश की गई थी जिसमें सारे
पार्लियामेंट को तकरीबन उन्होंने कहा कि ये गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। ये भी हुआ है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे पॉलिटिशियन जो है बहुत धक्के खाने के बाद सीखते हैं, और ये जो कुछ हुआ, जिस तरह से वो लेकर चले मामलात को, मतलब ये उनके उस वक्त शायद वहमो गुमान पे भी नहीं था कि मुझे इतने मेजर केसेस जो है करप्शन से लेकर, देखें तोशा खाना है, अल कादर करप्शन केस है, 9 मई है, ये वाला आ गया, बड़े भारी कि अब जो है कि कभी मेरे साथ भी ये हो सकता है। दुश्मन तो हमेशा कहते हैं कि आप दूसरों के लिए जो आप विश कर रहे हो ना, वो कभी कभी ये सोच लिया करें कि वही, देखें कुछ अफसरान थे उस वक्त जो चला रहे थे पूरे मुल्क को, वो आराम से रिटायर होकर चले गए, मतलब जिनकी पुष्ट पे आप ये सब कर रहे थे वो तो चले गए, जजेस भी चले गए, आराम से बैठे हुए, जेल में आप बैठे हुए हैं, जेल में आप बैठे हुए, और ठीक है आपके साथ इस वक्त ज्यादती हो रही है, लेकिन यू ऑल्सो काइंड ऑफ कंट्रीब्यूटेड कि मैं इस मामला को उस तरफ लेके जाऊं। इसमें तो मेरा ख्याल है कि अब कोई दो राय नहीं बनी, मेरा ख्याल है कि कुछ, लेकिन एक रास्ता खुला हुआ है। वो रास्ता ये खुला हुआ है कि फ़र्ज़ करें कि जिस तरह आज मियाँ साहब के साथ मेहरबानी हो रही है, इस तरह के केसेस में ऐसे दरवाजे रखे जाते हैं कि जिनसे आप पतली गली से निकल सकें, जैसे कि मियाँ साहब निकल आए। ये जो केस है पर्टिकुलर, इसमें जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर स्ट्राइक डाउन करेगी तो एक पॉइंट पे करेगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो 10 साल कैद की सज़ा दी जा सकती है, वो 3 वजूहात की बुनियाद पे दे सकती है। ए कि मुलजिम ने किसी गैर मुल्की ताकत के फ़ायदे के लिए एक काम किया। 2, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई क्राइम किया। 3, या किसी जो इस्टेब्लिश सरकारी खुफिया कोर्ट था, इस्टेब्लिश, उसकी खिलाफ वर्जी की। अच्छा, दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की ज़मानत कब्ज़ गिरफ्तारी जो है मंजूर की थी, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस वक्त कहा था कि अब तक कोई ऐसा तसल्ली बख्श सबूत नहीं मिला, हमारे सामने पेश किया गया है कि इमरान खान ने किसी गैर मुल्की ताकत के लिए काम किया है या फ़ौजी जो इंस्टॉलेशन है उनसे मुताल्लिक़ कोई इंफॉर्मेशन किसी को दी हैं, या ये कि ऑफिशियल कोई सीक्रेट कोड जो है उसकी कोई इस्तेमाल किया है या खिलाफ वर्जी की है। तो उसके बाद फिर ये मुकदमा जो है इधर आ गया। तो यही पॉइंट जो है, अगर इन्हें ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ, मतलब उस वक्त तक नहीं हुआ था, दिसंबर तक। अब यही एक विंडो है जिस पे जो इनकी वाकई जो जिन लोगों को ये वकील रखना चाहते हैं, जिन वकीलों को, वो इसी नुक्ते पे जोर अगर देंगे तो कानूनदान कहते हैं कि शायद मुझसे साहब एक तो वो है, दूसरा हमने हमेशा केसेस में देखा है कि प्रोसेस अगर फॉलो नहीं हुआ तो फिर ऊपर वाली अदालत जो है, इसमें देखें ना बहुत ही ब्लेटेंट नजर आ रहा है। 2 चीज़ें हैं ना यहाँ पे यार, देखो, एक तो मकसद जैसे अभी पहले भी बात हुई थी कि 8 फरवरी तक तो आपका कोई सीन नहीं है, ठीक है, हो सकता है इससे ज़्यादा लंबा भी चले। मेन जो गेम होगी वो उस वक्त होगी जब वक्त आएगा कि नहीं आपने दोबारा लाडला बनाना है, क्योंकि लाडला वक्त अब टू बिग फॉर हिज बूट्स हो रहा है। हमेशा ऐसे ही होता है यार, कोई देखो कोई नई बात नहीं है, ये फिल्म हमने कितनी बार देखी है। स्पेशल कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स की जो जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि जैसे फर्ज कर ब्लास्फेमी के जो केसेस होते हैं या इस तरह के जो केसेस होते हैं, उसमें वो मैक्सिमम सजा दे के प्रेशर होता है ना, जान छुड़वाते हैं, उन्हें पता होता है कि ऊपर जाके उसको कहते हैं किक इट अपस्टेयर्स, स्ट्राइक डाउन, किक इट अपस्टेयर्स। अब यार आपका मसला है, इसमें ये भी हो सकता है। मेरा सिर्फ इशू ये है कि जो साइफर का जिस वक्त ये हो रहा था, आपको याद है जब वो लहरा रहे थे और जलसे इतने बड़े हो रहे थे, कि चलें हम ये मान लेते हैं कि ये एक बहुत ही केयरलेस रेकलेस की हरकत थी, एक पॉलिटिकल स्टंट था, आपने उस पर खेलने की कोशिश की, लेकिन क्या उसकी 10 साल सजा होनी चाहिए? दैट इज अ क्वेश्चन। देखिए अगेन ये मेरे लिए, देखिए ये मेरे लिए बातें इनकी कोई अहमियत नहीं है। मेरे लिए सिर्फ एक पॉइंट है कि जीत सिर्फ हलवाई की होती है। अच्छा, 8 फरवरी, ठीक है, देखें अभी अगेन सॉरी, ये मतलब पहले भी लड्डू बांटे गए, वो लड्डू पर हलक में फंस जाते हैं, प्लास्टिक के लड्डू है ना, वो घुलते नहीं है। यही तो मसला है ना यार। अभी अगर कोई, और इस दफा मैंने कोई इतनी वो बल्ले बल्ले वाला एक्शन नहीं देखा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि नून के सपोर्टर्स को भी पता है कि सर देखिए ये फिल्म हमने बड़ी बार देखी है, हमने भुगती है, दोबारा आएगी, और ये हर पार्टी ने देखी है। पीपल्स पार्टी ने एनआरओ के रूप में देखी, मियां साहब ने जो है खुलजा सिमसम के रूप में अभी देखी है। देखिए अगेन देखो, फंडामेंटल्स पर आते हैं ना, बुनियादी पॉइंट पर आते हैं ना यार।
हर तीसरे या चौथे साल में वजीर आजम समझता है कि मैं वजीर आजम हूँ, और फिर उसको समझाया जाता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तेरे हाथ में पावर नहीं है, जितना हमने आपको हमने स्पेस दी है उसके अंदर तुम खेलो। वो स्पेस अब मजीद श्रिंक होती जा रही है। अब इतनी सी स्पेस है, जो भी आएगा कभी ना कभी तो उसकी एक टांग या एक बाजू उस चौरस में से बाहर निकलेगी ना। जब ऐसा होगा तो फिर बात होगी कि नहीं यार देखें वो जो उस वक्त जो हुआ वो उस वक्त कि अच्छा एक सवाल वक्त का था, अब चीजें बदल गई है, अब आप वापस आ सकते हैं। रिवॉल्विंग डोर है। मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मकसद ये था कि 8 फरवरी से रिमूव कर दिया जाए, तो भैया ये जो 5 अगस्त को तोशाखाना केस में इन्हें 3 साल कैद की सजा दी गई थी, ऑटोमेटिकली वो नाअहल हो जाता है ना, बंदा 5 साल मुजरिम साबित हो गए ना, तो उससे वो मकसद तो पूरा हो गया था। तो आज इतनी उजलत करने की क्या जरूरत थी? चलिए मैं इस तरह कहता हूँ कि जैसे कि कंपेयर नहीं कर रहा, कभी कभी केसेस होते हैं ना कोई सीरियल किलर के, हाँ, और उसने कोई 10 बंदों को मारा होता है, हर कत्ल में उसको उम्र कैद मिलती है। अब 200 साल के 200 साल की, अब उसने तो मर जाना है ना 30 सालों में, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा कवर देते हैं, ठीक है। तो वही है ना यार, देखो अगेन इसमें ये होता है ना, वो कहते हैं ना कीपिंग योर ऑप्शंस ओपन। इसमें निकल गए तो इसमें फंसा देंगे, इसमें निकल गए तो इसमें फंस गया था ना ये। उसमें तो ये ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड पूरा हो गया था। शाह महमूद कुरैशी अब इसकी वजह से। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी पर एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि उनकी हमने बात बिल्कुल नहीं की। देखिए उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, बहुत प्रेशर था कि जैसे बाकी लोग पतली गली पकड़ के निकल गए हैं और फिर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या अचानक आपका एक इंटरव्यू हो जाए। कप्तान के साथ खड़े हुए नहीं, वो खड़े रहे, उन्होंने वो नहीं वहां से हटे। सियासी आदमी है, सियासी आदमी है, नहीं उनको पता है, तो उनको उस चीज की सजा मिल रही है। तो चलें इस मौजू को हम यहीं छोड़ते हैं, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो जरा बलूचिस्तान की बात करते हैं। बलूचिस्तान में कल एक काफ़ी बड़ा हमला हुआ है मच के इलाके में। रिपोर्ट्स ये आई कि वहाँ पे एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, पुलिस स्टेशन को, लेवीज़ की चेक पोस्ट को। एक मल्टी प्रोंग्ड ये अटैक था, इसमें सुसाइड बॉम्बर्स थे, कई घंटे तक वहाँ पे बम धमाके होते रहे। हमारे फोर्सेस ने फिर उसका मुकाबला किया। आज उसकी जो कॉन्फर्मेशन अब से कुछ देर पहले ISPR ने जारी की है, उसके मुताबिक कुल वहाँ पे 18 जानें गई हैं, जिनमें से 9 जो है ये तकरीबकार थे जो पहाड़ों से उतर कर आए थे, और 4 सिक्योरिटी पर्सनल इसमें शहीद हुए हैं, और 2 शहरी जो हैं वो भी इसमें उन्होंने उनकी जानें गई हैं। ये ताज़ा अटैक जो है डेडलीस्ट था, लेकिन हम जानते हैं कि पिछले 2 बरस में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये कार्रवाइयाँ मुसलसल चल रही हैं। अब मीडिया पे उसका जिक्र कम होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई सुकून है। हम जानते हैं कि 18 बरस से वहाँ पे एक शोरश चल रही है। 6 महीने में जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई उनमें से 84% खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुई। जी, बलूचिस्तान की तफसील ये है कि आपको याद होगा कि जोब कैंट में एक काफ़ी बड़ा अटैक हुआ था, उसके बाद किला सैफुल्लाह में भी हुआ, नौशकी में भी हो चुका है, PC गवादर में एक काफ़ी बड़ी कार्रवाई हुई थी, पंजगोर में। तो ये एक क्लियर ट्रेंड है कि वहाँ पे ये जो अपने आप को अलहदगी पसंद कहते हैं वो काफ़ी ब्रेजन उनके अटैक्स बढ़ गए हैं। लेकिन आज ISPR के बयान में भी कहा गया कि फोर्सेस मुकाबला कर रही हैं और उनको कामयाबी भी हो रही है। आज फिर रिपोर्ट आई सिब्बी से कि वहाँ पे एक मोटरसाइकिल बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है। इनिशियल रिपोर्ट्स ये थी कि वो PTI की एक रैली थी, उनको निशाना बनाया गया, लेकिन ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पे जो कैंडिडेट थे जो कैंपेनिंग कर रहे थे वो वहाँ से गुजर गए थे और उसमें आम शहरी जो हैं वो उसमें निशाना बने हैं। तो इन हालात में बलूचिस्तान में अब इलेक्शन भी सर पे आ रहा है, सिचुएशन क्या है? हमें हमारे फॉर्मर कोलीग सीनियर साहब से सईद अली शाह ज्वाइन कर रहे हैं। बताइएगा कि ये जो ऑपरेशन हुए हैं इसमें आप मज़ीद क्या ऐड कर सकते हैं, तो फिर थोड़ा सा हम इंतखाबी मंजरनामे पे भी नज़र डालते हैं। बहुत शुक्रिया साजिद। बात ये है कि बोलान में इट इज़ नथिंग। बोलान जो है ज़ाहिर पहाड़ी इलाका है, गुज़श्ता 2 दहाइयों से बोलान में इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहती है। डिटेल्स तो आपने सारी दिए, हमारे पास भी यही इंफॉर्मेशन है जो डेथ टोल आपने बताया, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि हाँ वहाँ पे कोई 6 या 7 दुकानें जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा वहाँ पर एक होटल है, उसको नुकसान पहुंचा है। कहाँ पर? मच में?
जी हाँ, मच बोलान में। और फिर दिन भर जो क्वेटा टू सिंध जो या क्वेटा टू पंजाब, ये पंजाब और सिंध को मिलाने वाली शाहराह है, इस पर ट्रैफिक जो है वो मअतल रही। काफी यहाँ पे सिचुएशन जो था वो टेंस था। माजी में भी देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज जो थी वो ऑर्डर ऑफ द डे। फिर इसके अलावा यहाँ पे वाइटल जो अहम कौमी तनसीबात है, गैस पाइपलाइन सुई से आने वाली, इसी तरह गुड्डू से जो है जो पावर सप्लाई है, बिजली की जो तरसील है वहां से होती है। इन्हीं पहाड़ों से यहाँ पे उनके कम्बे मम्बे होते हैं, वो भी उड़ाए जाते थे। रेलवे ट्रैक्स पे भी मुतादद बार जो है इस पहाड़ी इलाके में हमले हुए हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है मिलिटेंट्स का। ये तो बोलान की हिस्ट्री है। सिबी की जहां तक बात है, अब तक हमारे पास जो कंफर्मेशन है, 4 अफराद जो है वो जाम बहक है, 5 जख्मी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली थी, सदाम तरीन उनके कैंडिडेट है, कौमी असम्बली का हल्का है 253, वो उसकी क़ियादत कर रहे थे। जिनार रोड सिबी, जो ही रैली के शुरका वहां पर पहुंचे, IED जो है वहां पे ब्लास्ट हुआ है, काफी जोरदार था। लेकिन ये बता रहे जो लोकल लोग हैं या वहां पर पुलिस जराये से जो मैंने बात की, उनका कहना था कि नुकसान बहुत ज्यादा होता अगर, क्योंकि रैली बिल्कुल इख्तिताम हुआ, उसके बाद जो है फिर ये धमाका हुआ। ये तो डिटेल्स है। बिल्कुल ठीक है। तो सैयद अली शाह, हम ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो थोड़ा बलूचिस्तान के इलेक्शन के हवाले से भी आपसे बात करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान सूबे की, नज़र डाल रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शन का क्या सीन बन रहा है सूबाई हुकूमत वफाक की सीटों के हवाले से। सैयद अली शाह हमारे साथ हैं क्वेटा से। थोड़ा हमें एक ओवरव्यू पेश करें कि बाप पार्टी भी है वहाँ पे, पीपल्स पार्टी ने भी, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज़ है, सरदार हैं। हमने देखा कि वहाँ पे सियासतदानों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पहले हो चुकी है, उन्हें बताया जा चुका है कि कौन कहाँ जाएगा। तो अब जो मंजरनामा है उसमें क्या नज़र आ रहा है? ये तारीख में पहली मरतबा जितने भी इलेक्टेबल थे वो सारे एक पार्टी बाप में चले गए। तो उस वक्त उन्होंने फिर गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई। आपने देख लिया कि सारी उनकी मेजॉरिटी 26-27 उनकी सीटें आ गई। थोड़े बहुत अवामी नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, BNP अवामी, ये भी सारे उसमें चले गए। तो एक इनकी तमाम इलेक्टेबल्स की गवर्नमेंट थी। अब बलूचिस्तान को समझने के लिए इस मरतबा तो साहब ने बात की ट्रांसफर पोस्टिंग की। 1.5 साल पहले ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला शुरू होता है और ये अभी रिसेंटली खत्म हुआ। अब जितने भी इलेक्टेबल्स है ये 4 हिस्सों में तकसीम है। 3-4 जो है ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप में रह गए हैं, अक्सरियत जो है वो दूर में चले गए हैं, कुछ चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, 3-4 जो है वो जमात उलमा इस्लाम फजलुर्रहमान ग्रुप में चले गए। तो इस मरतबा इलेक्टेबल जो है वो 4 हिस्सों में तकसीम है। लेकिन इतना बता दूं, जितने इलेक्टेबल नून लीग में गए हैं, मियाँ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये सारे आए थे, कोई 12-13 इनके पास थे। लेकिन सारे जितने लोग थे साबिका गवर्नमेंट का हिस्सा थे। आज टेम्परेचर देख रहा हूँ, पॉलिटिकल टेम्परेचर, वो जितने लोग गए हैं नून में वो अक्सर हारने वाले, अच्छा, खाबाज हारने वाले हैं। ये थोड़ा सा इसको जरा आप लोग गौर से सुन ले, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, जो पीपल्स पार्टी में गए हैं, सरफराज बुख्ती, सरफराज डोमकी, नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी, इस तरह के जो लोग गए हैं शख्सियात, ये जीतने की पोजीशन में है। अच्छा। अब पीपल्स पार्टी में जो लोग गए हैं, जो शख्सियात गए हैं, उनकी सीटें निकल जाएंगी। नून की पोजीशन नस्बतन जो है कमजोर है कंपेरेटिवली। अब पहले तो हम कह रहे थे, इस पे काफी डिबेट भी करते रहे, आपके साथ भी बात करते रहे, नून जो है वो गवर्नमेंट बना सकती है। अब इस तरह नून गवर्नमेंट बना सकती है अगर साहब को राजी करे, मौलाना फजलुर्रहमान साहब को, क्योंकि जमीयत को मैं देख रहा हूँ 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में, क्योंकि जमीयत ने एक्सपेंड किया है। पहले ये था कि जमीयत सिर्फ पश्तून इलाकों तक महदूद था, अब जमीयत जो है बलूची इलाकों में भी उनकी पेनिट्रेशन है। पहले चीफ मिनिस्टर यानी 70 के दहाई के सरदार अताउल्लाह खान मेंगल की जो गवर्नमेंट थी, नेशनल अवामी पार्टी कलादम, उस गवर्नमेंट से लेके फिर नवाब रेसानी
गवर्नमेंट तक जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा पीस का किरदार अदा किया है। वो गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट वो खुद नहीं चला सके, यानी उनको नहीं दी गई। इस मरतबा ऐसा लग रहा है कि शायद, बल्कि शायद क्या क्लियर बात है कि JUI जो है वो वजारत आला का भी मुतालबा करेगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट, जो आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप। हाँ, बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त बात बताई है। इससे हमें थोड़ा सा, और इसको हम रिकॉर्ड करके रखेंगे, आपकी पेशेंट गोई जो है ना, ये फिर हम चलाएंगे भी अगर ऐसा ही होता है जैसे आप कह रहे हैं। ये भी वादा करें कि जरा हट के पे ये जरूर चलाएं। जरूर ठीक है, डील डन है। मैं ये पूछना चाह रहा था सईद अली शाह कि एक बलूचिस्तान वो है जो मारंग बलोच का है, मामा कदीर का है, वहाँ पे मिसिंग पर्सनस का सुलगता हुआ इशू है, हक दो तहरीक है, वहाँ पे जो अवामी इश्यूज़ पे इतने बड़े बड़े मुजाहरे होते हैं। दूसरा बलूचिस्तान है, ये हमारे सियासतदानों का, सरदारों का, ये जो पार्टियां बदलते रहते हैं, इलेक्शन से ये जो पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं इतने अरसे से, ये उसमें रिफ्लेक्ट होंगे या ये इससे लाताल्लुक रहेंगे? जहाँ तक इन प्रोटेस्ट की बात है, ये दो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है जो बलूच नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज है। नेशनल पार्टी जिसके सरबराह साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच हैं, BNP जिसके सरबराह जिन इश्यूज पे ये प्रोटेस्ट होते हैं, मारंग बलूच की, बलूच यकजहती कमेटी की, वो जाहिर है लापता अफराद का मसला है, लाइमलाइट में होता है। तो ये दो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में भी ये नारे लगा रही है। कितनी सीरियस है तो वक्त बताएगा। गवर्नमेंट में पहले भी रहे हैं, आगे आएंगे, तो वो क्या किरदार अदा करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये इस हवाले से तो ये रिस्पॉन्स है फिलहाल। पॉलिटिकल पार्टीज है या JUI है, वो ज्यादा इन इश्यूज को टच नहीं करते हैं, क्योंकि इन दो नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज का पॉलिटिकल बेस है, जो वोटर है उसकी सिंपैथीज उधर ज्यादा है, इसीलिए ये उसको टारगेट करते हैं। इस तरह के इश्यूज जो है अक्सर इलेक्शन से पहले बहुत उस पे वो फोकस करते हैं। लेकिन इस मरतबा इनका भी काम थोड़ा सा इसलिए खराब है कि ये मारंग या बलूच कमेटी जो है इट हैज टेकन ओवर। अच्छा, ये बताइए, नॉर्मली बलूचिस्तान में टर्न आउट पिछले 2-3 इलेक्शन से कम होता है, इसलिए कि जो तंजीमें हैं वो बाइकआउट की अपील करती हैं और उसका ज़ाहिर बराह रास्त असर पड़ता है टर्न आउट पे, और ये तक होता है कि 50,000 की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें उम्मीदवार 537 वोट लेके जो है वो आराम से इलेक्ट हो जाता है। इस बार आपको क्या लग रहा है, वो वही सिलसिला उसी तरह रहेगा? उससे सब कंपेरेटिवली अगर अमन की हम बात करें, 2008 में बदतरीन सूरत हाल थी अमन की, 2017 में बदतरीन सूरत हाल थी, 2018 कंपेरेटिवली बेहतर था। तंजीमों की जानिब से बाइकआउट का भी ऐलान था, थ्रेट्स थे, ये सारी चीजें थी, वो हुआ। 500 वाला तो न सिर्फ MPA बना, फिर वो 500 वोट वाला उससे ज्यादा बना। अब बात ये कि इस मरतबा जो मैं देख रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वाकयात हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ कहता हूँ कंपेरेटिवली इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, कंपेरेटिवली हालात के मुकाबले में थोड़ा बहुत बेहतर है। और टर्नआउट, जहाँ तक बात है, टर्नआउट अवारान में कम होगा, टर्नआउट जो है मकरान में कम होगा, लेकिन बाकी पेटा शहर है या बलूचिस्तान पश्तून डोमिनेटेड एरियाज है या जो ग्रीन बेल्ट है नसीराबाद या ये जो इलाके हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि टर्नआउट बेहतर होगा। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत सईद अली शाह। बलूचिस्तान की सिचुएशन ये इंटरेस्टिंग है। मतलब ओवरऑल मुझे लग रहा है कि हमें जो इलेक्शन वॉच करना है, आज मेरी बात हो रही थी हमारे एक दोस्त से भी, तो मेन जो इंटरेस्टिंग है ना वो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। इधर हमारे यहाँ और नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन यार देखें, इंटरेस्टिंग इलेक्शन की बात की तो मुझे तो पिछली इंटरेस्टिंग इलेक्शन 2013 वाली लगी थी, याद है? उसमें बकायदा मतलब एक्चुअली कुछ थोड़ा सा आप कह सकते हैं हल्ला गुल्ला और बैलेंस किस्म की, फिर भी कदरन बैलेंस किस्म की इलेक्शन थी, कोई माने या ना माने, डिस्पाइट द वायलेंस। और उन दिनों में फिर मतलब आप एक्चुअली वो कैलकुलेट कर सकते थे कि किसके जलसों में कितने हैं, किसके जलसों में कितने, इतने इसके गेज होता था। उसके बाद जो है वो तो यार इस दफा तो आप देख सकते हैं। चलें, इलेक्शन पे हम दोबारा भी बात करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं और थोड़ी बात करेंगे गजा के हवाले से।
वेलकम बैक। आपको याद होगा कि जब अक्टूबर में 7 अक्टूबर के बाद जब इज़राइल के गज़ा के ऊपर हमले शुरू हुए थे तो और जब पहली बार जब एक अस्पताल को निशाना बनाया गया था तो बहुत शोर मचा था, बल्कि पूरी आर्टिकल छपी थी कि नहीं ये इज़राइल तो कभी कर ही नहीं सकता, ये यकीनन हमास ने किया होगा। फिर उसके बाद जब इज़राइल ने देखा कि यार इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बाकायदा अनाउंस करके कि जी हम अस्पतालों को टारगेट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमास की सुरंगें हैं, ये हमास के ठिकाने हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, हमास की तमाम मनसूबाबंदी इन अस्पतालों में ही होती है। और बल्कि ये ना सिर्फ ये, बल्कि इन अस्पताल का जो अमला है वो भी हमास है, मतलब सब कुछ हमास है। आज लेकिन जो वीडियो देखने को मिली है वो मतलब अनबिलीवेबल है। ये है जनीन के इब्ने सिना अस्पताल की, और ज़रा देखिए कि इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पर इजरायली कमांडो दाखिल हुए फ़लस्तीनियों के लिबास में, बेस बदल के, डॉक्टर्स के लिबास, डॉक्टर्स के लिबास में, पैरामेडिक्स, नर्सेस, पेशेंट्स, ये अगर आप देखें। और एक अगर जो आपने शुरू में देखा था तो वो तो बाकायदा व्हीलचेयर लेके घूम रहा था। दाखिल हुए और 3 साइलेंस्ड वेपन्स के साथ, ये देखें हिजाब भी पहना हुआ है, एक की फेक दाढ़ी भी है, ये जो आप देख रहे हैं जो राइट हैंड साइड पर घूम रहे हैं नमाजी टोपी के साथ, वहां दाखिल हुए। और 3 फलस्तीनी, एक तो कोमा में था, अपने जो अस्पताल अपने वो अस्पताल के बिस्तर में थे, उनको कत्ल किया, उनको एग्जीक्यूट किया। ये है मिस्क फये, मोहम्मद वालिद और बासिल अल गज़वी। अच्छा, अब एक सेकंड के लिए अगर कोई सोचे कि फर्ज करें ये कीव होता या यूक्रेन में और रूसी फौजी इस तरह दाखिल होते एक अस्पताल में। अच्छा, ये मेरे ख्याल कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक वॉर क्राइम है, जाहिर है हर एक उनके हरकत ही वॉर क्राइम होती है। तो किस किस्म का रिएक्शन आता, या अगर हमास ने ऐसा किया होता तो मेरा ख्याल है कि अगले पूरे महीने के लिए वॉल टू वॉल ब्रेकिंग न्यूज़ ये कवर होती है। बीबीसी इसको कैसे कवर कर रहा है? इजरायली कमांडोज किल पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स इन हॉस्पिटल रेड। और वो भी क्या, हमास कंट्रोल नहीं, वो अच्छा हाँ, एएफपी और रॉयटर्स में लिखा हुआ है हमास रन हेल्थ मिनिस्ट्री सेज। हालांकि ये मगरबी किनारा है, मगरबी किनारे में हमास की हुकूमत नहीं है, लेकिन वो अब एक आदत हो गई है ना। अच्छा, अब कल ही हम बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस रिलीफ और वेलफेयर एजेंसी पर जो फंडिंग को जो ख़त्म किया गया है। तो अब जाहिर है कि आपको पता है कि जब ये कोई काम करते हैं थोड़ी सी कोशिश करते हैं साइड में, क्योंकि शरीफ लोग हैं, कि जहन साजी भी लोगों की जाए। तो एक इजराइल की जो अनवेरीफाइड गैर तस्दीक शुदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो वर्ड टू वर्ड छापी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, ठीक है। और क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है तो एक से ज़्यादा लोगों ने, रिपोर्टर्स ने उस पर काम की। लेकिन मज़ेदार बात ये है, ये वो क्या कहते हैं आर्टिकल, मज़ेदार बात है कि एक खातून है और उनका नाम है नाम चले मेरे पास यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, हाँ, कैरी केलर लिन। और उनकी अगर आप तस्वीरें देखें तो आपको पता लगेगा कि वो इजरायली फौज की मेंबर है। अब आप सोचे कि आप रिपोर्टर भी हैं। नहीं तो इजराइल के जो मेरा ख्याल है कि अगर मुझे याद है तो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो जेरूसलम ब्यूरो के जो एडिटर थे, उनके अपने बच्चे इजरायली फोर्सेस में। इसकी बहुत लंबी कहानी है, इसमें जाएंगे तो इसमें आधा घंटा। ब्रिटिश जो इंटीरियर मिनिस्टर थी उनके शौहर इजरायली फौज में थे। बस तो बात खत्म हो गई ना। तो ये चल रहा है। अब आप सोचें कि फर्ज करें कि कोई, अच्छा, एक तो ये फ़लस्तीनी जो रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट हैं उनको तो एक एक करके निकाला जा रहा है। सोचें कि इजराइल की कार्रवाइयों के बारे में एक आर्टिकल हो रहा हो और वो हमास का कोई मेंबर लिख रहा हो, कोई इजाज़त देगा? एनीवे, अच्छा, UNRWA की अगर हम बात करें तो अब ये जो वेस्ट है वो कह रहे हैं कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, और भी इदारे हैं वो भी काम कर सकते हैं। तो सेव द चिल्ड्रन का आपने नाम सुना होगा, बहुत एक बड़ा ब्रिटिश चैरिटी है। उनकी जो CEO हैं नॉर्वेजियन, वो कह रहे हैं कि आप पूरी दुनिया की फलाई तंजीमों को इकट्ठा कर लें तो हम 1% वो काम भी नहीं कर सकते जो UNRWA कर रहा था। और जाहिर है कि प्लान भी यही है, कल भी हमने इसे बात की थी कि फ़लस्तीनियों को भूख से मारा जाए। अब ये अगर आप देखें तो इजरायली खुद जो हैं वो उनके जो सिटीजन, अच्छा चले पहले तो देखें कि इसका असर क्या पड़ रहा है। ये एक लड़की है जिसको एक प्लेट खाना नहीं मिल रहा क्योंकि वो बहुत छोटी है, वो कतार में नहीं लग सकती।
तो फिर फाइनली कोई जाके उसको एक रोटी ला के देते, रोटी नहीं चावल ला के देती और रोते रोते वो चली जाती हैं। ये जो अगले साहब हैं ये रो रहे हैं इसलिए नहीं कि उनको, इसलिए कि हफ्तों के बाद उनको एक बोरी रोटी मिली है अपने ख़ानदान को खिलाने के लिए, तो उसको यकीन नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं अपना खाना खिला सकूँगा। और वाहिद अल दादू का आपने तो सुना है, वाहिद दादू का, उनके ही एक रिश्तेदार हैं और इतनी भूख का वहाँ पर आलम है कि लाइव वो भूख की वजह से बेहोश होकर गिर गए। अगर हम इजराइलियों की बात करें तो तकरीबन अब एक हफ्ता हो गया है कि ये इजरायली फ़ौज की मैं बात नहीं कर रहा, ये इजरायली शहरी हैं, राइट विंग पार्टी, लेफ्ट विंग पार्टी, रिलीजियस, सेक्युलर, कुछ हॉस्टेजेस के ख़ानदान भी हैं, और वो इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस की पूरे ताउन के साथ जो एक आध जो ट्रक पहुंचने थे गाजा में उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। अच्छा, इसमें कोई हैरानकुन बात नहीं है। अक्सर जो वेस्टर्न अपोलोजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि जी नहीं, देखें कुछ लोग हैं इजराइल में जो ऐसा चाहते हैं कि ये लोग मर जाएं और सारे फ़लस्तीनी गर्क हो जाएं। ऐसा नहीं है। जनवरी में एक पोल हुआ जिसमें 95% 95% जूइश इजराइलीज़ ने ये कहा कि या तो बिल्कुल सही जबर का इस्तेमाल किया जा रहा है या अभी भी नाकाफ़ी है। 95%। मेरा ख्याल है कि शायद हिटलर की जर्मनी में भी 95% तक आप नहीं गए होंगे, कुछ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस थी। इसके साथ साथ डे आफ्टर की भी प्लानिंग चल रही है। इस वक्त इजराइल में रिटर्न टू गजा कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें तमाम वुज़रा भी हैं, नाच गाने हो रहे हैं। आपका वो जो बेन गवीर हैं, बेन गवीर भाई, वो भी साथ नाच रहे हैं। और जब इनसे पूछा जाता है, और पीछे अगर आप देख रहे हैं एक मैप है, ये रहे बेन गवीर भाई, सब नाच रहे हैं, बड़े खुश हैं और कपड़ों के ऊपर नाच रहे हैं लिटरली। और साथ साथ मैप्स भी हैं कि जी हम यहाँ पर ये सेटलमेंट बनाएंगे, वहाँ पर ये सेटलमेंट बनाएंगे। अमेरिका से पूछे तो वो कहेंगे कि नहीं जी ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग ऐसे ही पता नहीं क्यों इस तरह बरतानिया ने नागवारी का इजहार किया कि किस तरह की कॉन्फ्रेंस है। और उसमें फिर जब पूछा जाता है इनसे कि यार ये आप खाली कैसे करेंगे, उनका बड़ा सिंपल है यार, जब इनके पास कुछ खाने को नहीं होगा, कुछ पीने के लिए होगा नहीं होगा, हम गेट खोल देंगे और कह देंगे कि बस आप निकल जाए। तो ये चल रहा है वहाँ पे। ये जो अमेरिका से भी काफ़ी सारी अपडेट्स थी, मेरे ख्याल कल अमेरिका से भी थी, लेकिन जो हाल है बस एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, ये अगेन UNRWA वाली बात, ये जो इल्ज़ामात लगाए ना उसके ऊपर, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन से पूछा गया कि सर आपने इनकी कोई तहकीकात की है, कोई तस्दीक है? उसने कहा कि नहीं हमने तहकीकात नहीं की, ना ही हम करेंगे, लेकिन 100% हमें उनकी बात पे यकीन है। जैसे 42 बच्चों की गर्दनें उतारी थी हमास ने, उस पर भी 100%। तो चलें, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।